अगर हेल्थ को मेंटल हेल्थ के बिना नहीं रख सकते हैं और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो मेंटल हेल्थ तो अपने आप हो गया। स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के एडिक्ट होते हैं तो वो भी तो एक मेंटल कंडीशन होती है कि आप प्रेशर इतना ज़्यादा यू वांट टू रिलीज प्रेशर विद अ स्लो या लाइट एडिक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमारे शरीर को नुकसान करे उसे अवॉइड करना है। आपको आगे चल के और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, मतलब आपकी लाइफ का कोई भी पहलू नहीं है जो सब्सटेंस यूज से बेहतर हो सकता है। हर एक एस्पेक्ट आपकी लाइफ का खराब होगा। जो चीज़ हमें नुकसान कर रही है वो क्यों कर रहा है? अब देखिए ना, वो सिगरेट के डब्बे में वो दिस कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ, जो आपका इमेज अगर उसको कोई ध्यान से देख ले तो शायद ही कोई आपको स्मोक करता हुआ दिखे। आप सही कह रहे हैं कि इतने बदलाव आए हैं, WHO की गाइडलाइंस आई हैं, फोटोग्राफ्स लगने शुरू हुए हैं, फिर भी यूसेज हो रहा है। मेंटल इलनेसेस के लिए काफ़ी आसान भाषा में बोलें तो ये बहुत क्लियरली माना जाता है, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स आर इन कंबाइंड ट्रीटमेंट। मेंटल एलिमेंट्स जो होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं? लगातार मुझे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं वो और वो मेरी लाइफ की क्वालिटी, इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनिंग, मेरी लाइफ की क्वालिटी भी खराब कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये एक मानसिक परेशानी हो और मुझे किसी भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से जाके मिलना है। मानिए कि ऑफिस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या मानिए रिलेशनशिप में तनाव है, या कोई भी चीज़ें हैं, ऐसे में इंसान ब्रेक लेता है, 10 दिन कहीं घूम करके आता है, एनवायरनमेंट चेंज, मूड चेंज, वापस आता है तो अनरिन्यूड पर्सन, फीलिंग बेटर। एक छुट्टी मात्र ले लेने से या ब्रेक ले लेने से परेशानी सॉल्व हो जाती है, बात ज़रूरी नहीं है। रिलेशनशिप में कुछ वर्क आउट नहीं कर रहा है तो एंग्जाइटी हो रही है, तो उस ड्यूरेशन का वेट करना चाहिए कि जा करके तुरंत? मेरा ऐसा मानना है कि एक्सपर्ट चाहे कोई भी हो, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। तो एंग्जाइटी कैसे समझें और डिप्रेशन कैसे समझें? इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनैलिटी जहाँ तक नहीं है वो नॉर्मल हिस्सा है। 1930-1940 में अगर जब बीमारी की पहचान हुई तब तो इलाज नहीं था। मगर उससे पहले भी होती होगी। करेक्ट, बट तब इलाज नहीं था। जो बीमारियों क्या समझना शुरू हुई, जो दवाइयाँ आई 1950 के दशक में, थोड़ी दवाइयाँ आनी शुरू हुई। आपको लगता है कि इस तरह से स्कूल के करिकुलम में एक टाइम टू टाइम, जैसे आपने बोला, ऐसे प्रोग्राम्स कॉर्पोरेट में होने चाहिए, ऑफिसेज में होने चाहिए? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमारे साथ देश के एक प्रोमिनेंट एंड एमिनेंट साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर समीर पारेख हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि टॉपिक से बहुत क्लियर है कि आज हम बात ही करेंगे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नीड फॉर अ साइकाइट्रिस्ट, व्हेन इट इज़ द टाइम टू गो एंड सी अ डॉक्टर, और कैसे हम कंफ्यूज ना हो एक नॉर्मल मूड स्विंग, एक नॉर्मल लो डे और एक मेंटल हेल्थ कंडीशन के बीच में। आज इन्हीं सब चीज़ों को हम डिकोड करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और इलनेस के इर्द गिर्द, उन सबको समझेंगे। डॉक्टर पारेख, इट्स लवली टू हैव यू। थैंक यू, प्लेजर। बहुत टाइम से मैं आपसे बात करना चाह रही थी, कंसिडरिंग योर बिजी शेड्यूल एंड यू आर सो कॉट अप विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे पता है कि आप लोगों के पास, आप यू विल प्रेफर ट्रीटिंग अ पेशेंट देन सिटिंग एंड आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, क्योंकि वो आप लोगों की प्रायोरिटी है। बट आई विल टेल यू, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर ऑन द शो। थैंक यू। मैं देखिए, दो बातें हैं, मुझे लगता है कि कोई दो राय नहीं है कि डीप डाउन आई एम अ क्लिनिशियन, मतलब टू बी एबल टू हेल्प इंडिविजुअल्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं जी, वही है, मतलब दैट इज़ व्हाट इट इज़। बट मुझे ये भी लगता है कि जितना मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा रहा है, जो अभी भी है, जितना मेंटल हेल्थ रिलेटेड स्टीरियोटाइपी है, डिस्क्रिमिनेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ हेल्प सीकिंग है, तो मुझे लगता है कि जो क्लिनिशियन है, यानी जो हमारी फ्रेटर्निटी है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की फ्रेटर्निटी है, हम जो इंडिविजुअल्स, फैमिलीज़ की हेल्प करते हैं, उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा हम अवेयरनेस को भी पुश कर सकें, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक मिलियंस विल सफ़र इन साइलेंस। करेक्ट।
और मुझे लगता है डॉक्टर पिछले कुछ सालों में, लगभग 10 सालों से, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम किए हैं। लोग अपने साइलोज से निकले हैं, वो जो कंडीशन से सफ़र कर रहे थे उससे निकल करके बात कर रहे हैं, थैंक्स टू द पीपल लाइक यू, जिन लोगों ने खुल करके बात करनी शुरू किया। एंड आई एम श्योर जो हम कॉन्वर्सेशन हो रहा है, बहुत सारे लोगों को इससे भी फ़ायदा पहुंचेगा। पीपल विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि मतलब ये कंडीशन तो पिछले 1-2 साल से है मेरे साथ, लेकिन मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर, अगर मैं मेंटल हेल्थ कंडीशन और साइकाइट्री के कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस आपसे पूछूं जो आपके करियर के दौरान लगभग 25+, almost 26-27 years of work experience you have and a lot of people you have treated, ऐसी कौन सी भ्रांतियां हैं? सबसे पहले मैं स्टार्टिंग यहीं से करूंगी, जो आपको लगता है कि जिनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मुझे लगता है कि आज भी मेंटल हेल्थ को हेल्थ का हिस्सा ठीक तरह से हम एंगेज कर पाएँ, वो मुझे लगता है अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी जब हम बात करेंगे, आप अपने आसपास भी बात करेंगे और सुनेंगे लोगों को बात करते हुए, और अगर आपने पेट दर्द, सिर दर्द की बात करी, शुगर की बात करी, बुखार की बात करी, तो आप क्या एडवाइस दोगे? क्या एडवाइस देंगे आप? कोई आपके आसपास में? हाँ, अगर कोई ऐसे नॉर्मल लेमैन होगा, अच्छा आपस में पूछते हैं कि यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप फलानी मेडिसिन ले लो, या घरेलू कुछ नुस्खे हैं आप वो कर लो, या आप ये बोलोगे कि जाके डॉक्टर से मिल लो? हाँ, मतलब पहला तो ये होगा कि भाई घरेलू कुछ नुस्खे देख लो। अगर कंडीशन बहुत परसिस्ट कर रही है तो सब क्या कि भाई डॉक्टर को देख लो, इससे पहले कंडीशन डिटीरियोरेट हो जाए। अब यहीं पे जब आपके पास कोई आते हैं और बोलते हैं कि कुछ दिनों से मन उदास रह रहा है, नींद नहीं आ रही है, या काम में मन नहीं लग रहा है जी, या कुछ प्रेशर फील हो रहे हैं, इस तरह की जब कोई हमसे बात करता है तो फिर हम क्या एडवाइस देते हैं? आमतौर पे ब्रेक ले लो, कहीं बाहर चले जाओ, घूमने चले जाओ, या हो सकता है तुमको लाइफ के नए फेज में कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है। पर हमारी यहाँ पे जो एडवाइस है वो किसी एक्सपर्ट से मिल लो तक कभी पहुँचेगी ही नहीं। हमारी एडवाइस यही रह जाएगी कि एज इफ आप में कोई प्रॉब्लम है, आप में कोई कमी है, आपने चीज़ें ठीक से नहीं करी, ये कर लो, वो कर लो। इस कारण से होता क्या है कि जब किसी को परेशानी होती है तो उनको क्या लगता है, माने मुझे कोई परेशानी है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे कॉलीग हैं, आप मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं, आप मेरे फ्रेंड हो सकते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब अगर आप मुझे ये कहने वाले हैं कि क्या क्या मुझ में खामियां हैं, क्या क्या मुझे बदलाव करने हैं, तो मैं तो कभी बात ही नहीं करूँगी, तो मैं बात नहीं कर पाऊँ। हाँ? और वही प्रॉब्लम हमारे आसपास है। बात ये नहीं है कि मैंने क्या कहा और मुझे क्या रिस्पॉन्स आया, बात ये भी है कि मैंने क्या सुना। 5-6 लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, किसी ने कमेंट किया, किसी ने वो किया, हमें याद रहा, हमने और बताया। तो ये जो सोशल नैरेटिव रहा इतने सालों से, आप देखिए कि कभी जब एंटरटेनमेंट मीडिया होता था तो उसमें आपको अगर कॉमेडी दिखानी है तो आपने मेंटल हेल्थ इलनेसेस दिखा दी, कभी आपने क्राइम को दिखा दिया, कभी आपने सोशियोपैथी वगैरह दिखा दिया, वायलेंस दिखा दिया। तो हम अलग अलग किस्म के रूप में मेंटल हेल्थ को एक तरह से या सेंसेशनलाइज करते थे या स्टिग्मेटाइज करते थे, और उस कारण से हेल्प सीकिंग बिहेवियर जो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए वो कम हुआ है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बात हो रही है। पर अगर हम ये बोलें कि मैं आई मीन दिस नाउ फॉर मोर देन 25 ईयर्स, कि ठीक है 20 साल पहले जितनी बात हो रही थी उससे ज़्यादा हो रही है नेचुरली, वो एक ऑर्गेनिक बात है। ठीक है, आज से 20 साल बाद भी ज़्यादा होगी। बट द पॉइंट इज़ कि क्या ये बातचीत से लोगों को की फायदा इंक्रीज हैज़ एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ हेल्प सीकिंग बिहेवियर, ये सोचने वाली बात है। आज भी हम अपने आसपास देखें तो वर्क प्लेस में कहाँ पे मेंटल हेल्थ इंटीग्रेशन है। ठीक है, आप अपने आसपास देखें तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी जो हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, नेटवर्क्स हैं, हॉस्पिटल नेटवर्क्स हैं, वहाँ पे कितना मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इंटीग्रेटेड है। हमारे आसपास कितने मेंटल हेल्थ के ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पे इन पेशेंट केयर हो सके, रिहैबिलिटेशन हो सके। इंश्योरेंस सेक्टर और मेंटल हेल्थ में अभी कितना बेनिफिट लोगों को मिल रहा है,
कितना प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में भी हम जा रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट्स। आज भी आप लोगों से बात करेंगे कि साइकियाट्रिस्ट के पास गए हैं, उन्होंने दवा लिख दी। आपको अलग अलग पॉइंट्स पे जो लोग मिलेंगे वो अलग अलग वो बातें आपको, करें। और सबका निष्कर्ष ये होगा दवा मत खाओ, नींद की होगी, आदत हो जाएगी, अपने आप कर लो, स्ट्रांग बनो। और डॉक्टर एक और चीज़ है, लोग ना स्टिग्मेटाइज इतना कर दिया है, भले आपके फेस पे ना पूछें, एक जो आपने नैरेटिव की बात कही ना, सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि लोगों को साइकाइट्री और साइकाइट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ एलिमेंट ये समझ में नहीं आता है लोगों का। एक और, मुझे नहीं पता आप कितना मुझसे अग्री करेंगे, पागल है यार, वो तो उसको पागल के सिम्टम्स हैं यार, ही हैज़ गॉन मैड, मतलब प्लीज़ डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ ऑल्टरकेशन विद हिम। हम ये नहीं बोलते ना वो डायबिटीज़ है, वो टाइफाइड है, वो सिरोसिस है, ट्रू, वो स्ट्रोक है, ऐसे तो नहीं बात करते। ऐसे तो नहीं बात करते हैं। सो यही नैरेटिव की प्रॉब्लम है, ये नैरेटिव की और प्रॉब्लम। ये समझना बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि हम, अगर हमें बदलाव चाहिए, वो बदलाव नैरेटिव्स होगा। जैसे अभी जो मैंने आपको बताया दवा के बारे में, क्या दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलती हैं? ज़्यादातर लोगों में आंसर इज़ नो। क्या दवाइयों में सिडेशन होता है? ज़्यादातर दवाइयों में सिडेशन नहीं होता है। क्या दवाइयों से आदत हो जाती है? ज़्यादातर लोगों को नहीं हो सकती है। आई मीन ऑब्वियसली यू फॉलो द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आप पेन किलर के लिए भी पूछ सकते हैं। सो ये जो भ्रांतियाँ हैं कि हम दवा अवॉइड करें, दवा हमें नुकसान करेगी, और यही इसी तरह की भ्रांतियाँ साइकोलॉजी में भी हैं। ये नहीं है कि साइकियाट्री का इशू है कि कोई भी तुम्हें समझा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाना है, बात ही तो कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं कि वो एक एक्सपर्ट है। पैसे क्यों वेस्ट करने, कहीं घूमने निकल जाओ, Yes. पहाड़ों पे चले जाओ, बीच पे चले जाओ। करेक्ट, ऑलमोस्ट सेइंग कि मुझे जॉन्डिस हो गया है कि उसको डॉक्टर को दिखाने के बदले चलो हम कहीं घूमने चले जाते हैं। तो एक्सपर्टीज़ है, साइकियाट्री एक्सपर्टीज़ है, साइकोलॉजी एक्सपर्टीज़ है, ये एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इसमें जो कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। जो अभी आप बात कर रहे थे कि लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडियन मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है कि कंसिस्टेंटली पिछले 2 दशकों में मैंने देखा है कि मोर एंड मोर कॉन्वर्जेशंस हैव हैपेंड, प्रिंट, वीडियो, आई थिंक दैट हैज़ हैपेंड अ लॉट। दूसरा मुझे लगता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, टर्शरी केयर हॉस्पिटल, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स, प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, यहाँ पे मेंटल हेल्थ का इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जब तक वो इंटीग्रेशन नहीं होगा, आप अवेयरनेस तो कर लेंगे पर एक्सेस भी तो देंगे। इफ़ यू हैव अवेयरनेस बट यू डोंट हैव एक्सेस एंड सोल्यूशन, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द अवेयरनेस? उसी तरह से मुझे लगता है कि जो कॉर्पोरेट इंडिया है उसको वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट भी करना है, और उनको फंडिंग फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर द कम्युनिटी, सोसाइटी करने की भी ज़रूरत है। आपको लगता है कि जो ये मेंटल हेल्थ का कोई प्रोग्राम जो होता है, जो आपका इंश्योरेंस होता है या आपका मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है, उसमें क्या मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ इंक्लूड करना चाहिए? नहीं, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका कि हेल्थ क्या है? आप स्वास्थ्य क्या है? आप हेल्थ को, वेलबींग, आप हेल्थ को मेंटल हेल्थ के बिना रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हेल्थ को मेंटल हेल्थ के बिना नहीं रख सकते हैं, और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो मेंटल हेल्थ तो अपने आप हो गया। तो मेंटल हेल्थ को हम हेल्थ से अलग थोड़ा कर सकते हैं। डॉक्टर, 2 बातें आपने एक बोला कि फिल्म्स में, मूवीज़ में, क्योंकि बहुत सारे, मैं हर दूसरे शो में यही बात कर रही हूँ कि मैक्सिमम इंस्पिरेशन जो देश या जो युवा होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं या कोई भी होता है, वो फिल्म से ड्रॉ करता है। आपने बात बहुत अच्छी बोली कि मेंटल हेल्थ कंडीशन जो अक्सर दिखाई जाती है फिल्मों में, या तो एक मजाक का पात्र बनते हैं कि उसको बोलना नहीं आता, या वो रात के टाइम उसको दिखता नहीं है। बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं, या उनको मेंटल हेल्थ की ये कंडीशन है कि वो भूल जाते हैं, उनको याददाश्त याद नहीं रहती है, हर दिन अलग अलग कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ऐसी सारी फिल्मों को एक इतना हंसी का वो हो जाता है कि लोगों को लगता है आम जिंदगी में, यार तुम तो भूला हो, यार तुम्हें तो वो कादर खान वाली बीमारी हो गई है, जो उस फिल्म में कादर खान को थी वो वाली बीमारी तुमको हो गई है। तो इट्स वेरी ईजी टू कलर अ पर्सन। तो इसीलिए आपने एक चीज़ बोला कि लोग शायद सुन रहे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन खुद से जाकर के डॉक्टर के पास अपनी कंडीशन को दिखाना, क्योंकि आपने एक और बात बोली कि कॉर्पोरेट इंडिया में
इस तरीके के मेडिकल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के एडिक्ट होते हैं। जो लंच ब्रेक या कुछ टी ब्रेक हुआ तो आप स्मोकिंग जोन में कुछ लोगों को देखेंगे वो बने हुए रहते हैं। तो वो भी तो एक मेंटल कंडीशन होती है कि आप प्रेशर इतना ज़्यादा, यू वांट टू रिलीज प्रेशर विद अ स्लो या लाइट एडिक्शन। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप क्या कहेंगे? एडिक्शन है। एडिक्शन नीड्स टू बी सीन एज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, जहाँ पे आपको कोई एक पदार्थ आपके शरीर में जाता है, वो आपके शरीर में कुछ केमिकलों को रिलीज करता है। And you start उन feeling it. केमिकलों की रिलीज के कारण आपको उस समय, दैट हियर एंड नाउ, आपको एक आम भाषा में कहें तो लेट से अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद उसका असर चले जाता है। अब जो आपको अच्छा लग रहा था वो अच्छा नहीं लगता है। फिर आपको लगता है कि अब इसको लेने का समय फिर आ गया है। इस तरह से जब आप करते जाते हैं, बीच में अगर आपका गैप आ जाता है तो आपको परेशानी होती है, जिसे विथड्रॉल कहते हैं। आप जब लगातार कोई सब्सटेंस ले रहे हैं तो पहले इतने से आपको अच्छा लगता था, फिर इतना लेना पड़ा, फिर इतना लेना पड़ा, ये टॉलरेंस हो गई और इवेंचुअली वो सब्सटेंस आपको एक तरह से आप ही को कंज्यूम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एकेडमिक लाइफ, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल वेल बीइंग, हर एक चीज़ पे सब्सटेंस नुकसान कर रहा है। उसके बावजूद हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये एक तरह की, इट हैज़ टू बी सीन एज अ मेडिकल प्रॉब्लम, जिसमें हमें इंटरवेंशन, साइंटिफिकली प्रूवन इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर ये ओकेजनल स्मोकिंग है या ओकेजनल ड्रिंकिंग है या पार्टी में ड्रिंकिंग है या वंस इन अ ब्लू मून महीने में 1-2 बार ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की हैबिट है, फिर वो किस कैटेगरी में आता है? जस्ट फॉर एंजॉयमेंट या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमारे शरीर को नुकसान करे उसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मुझे ये लगता है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं कि कभी कभार में प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई भी हमारे पास जो लोग आते हैं, इलाज कराने आते हैं, जो सालों साल ले रहे हैं और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, उन्होंने भी जब शुरू किया था ना, इसी तरह से सोचा था, कभी कभार लेंगे, दोस्तों के साथ लेंगे, पार्टी में लेंगे, ब्रेक के लिए लेंगे। द पावर इज़ इन दैट केमिकल। एक केमिकल मेरे ब्रेन में जा रहा है, वो मेरे ब्रेन में कुछ कर रहा है, उसके बाद सिर्फ मेरी अपनी बात नहीं रही है यहाँ पे, वो केमिकल मुझसे क्या करा रहा है वाली बात है। सो ये बहुत ज़रूरी है समझना। और मेरा मानना है, ख़ास करके जो युवा पीढ़ी अगर जो ये सुन रही है, हर बार मना करें, जितनी बार हो उतनी बार मना करें। चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड आपको ऑफ़र कर रहे हो, ट्राई करने मना करें, चाहे कोई प्रेशर हो मना करें, सीनियर हो मना करें, चाहे आपको लगे कि एक्सपेरिमेंट करना है मना करें, कोई भी कारण हो। यस, द एंटायर इकोसिस्टम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आप यूज़ कर लें और फिर एक अलग इकोसिस्टम को उसका बेनिफिट होगा। हकीकत ये है, सब्सटेंस से सब नुकसान होता है। हर बार मना करिए आप। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है सब्सटेंस अब्यूज़ का? लाइक आई जस्ट सेड, फिज़िकल हेल्थ आपकी ख़राब होगी, मेंटल हेल्थ पे आपके असर होगा, स्लीप, डिप्रेसिव, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, आपकी काबिलियत पे फ़र्क आएगा। सब्सटेंस यूज़र्स परफॉर्म पुअरली इन एकेडमिक्स, डोंट डू वेल इन प्रोफेशनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे, आपको आगे चल के और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। मतलब आपकी लाइफ का कोई भी पहलू नहीं है जो सब्सटेंस यूज़ से बेहतर हो सकता है। हर एक एस्पेक्ट आपकी लाइफ का ख़राब होगा। जो चीज़ हमें नुकसान कर रही है वो क्यों करना है? और रिहैबिलिटेशन कितना कारगर रहता है, कितने परसेंटेज कारगर रहता है? इतना सिंपल नहीं है क्वेश्चन। Exactly. क्योंकि अगर हमें रिहैब करना है तो हमें देखना होगा विच सब्सटेंस, क्या हिस्ट्री है, कितने लंबे समय की ड्यूरेशन है, किस तरह के फैक्टर्स हैं, और क्या पर्सनालिटी, बैकग्राउंड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स इम्पैक्ट इन द इंडिविजुअल, साइकियाट्रिक कंडीशंस, ये सारी चीज़ें देख के उसके बाद आई विल बी इन अ पोजीशन टू से कि दिस पर्सन को रिहैबिलिटेशन कितने समय बेनिफिट होगा, नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, कितना ड्यूरेशन करना ज़रूरी है। इसके बहुत पहलू हैं। तो ये कहना कि व्हाट परसेंटेज वुड बी हेल्प वुड नॉट बी राइट। बट हाँ, अगर आपके एक्सपर्ट, आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आप रिहैब कंसिडर करें, तो आपको सुननी चाहिए वो बात। एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक केस है एक सेलिब्रिटी का, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी,
बहुत सारी बातें भी हुई उनके ऊपर कि रिहैब के लिए गए थे, सब्सटेंस अब्यूज़ का केस था, रिहैब के लिए गए, बहुत दिक्कत हुई, बहुत मेहनत हुई, बट देन बाउंस बैक किया। अभी तो खैर क्या सिचुएशन नोबडी नोज़, क्योंकि ये तो अलग ही दुनिया है। लेकिन अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है कि रिहैब भी काम नहीं करता है, क्योंकि ये यंगस्टर्स के लिए मेरा शो बहुत डायरेक्टली डायरेक्टेड रहता है, रिहैब भी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ छूटनी होगी, छूट जाएगी ना एक टाइम के बाद, अभी तो यूथ है, शादी के बाद छोड़ देंगे, बच्चों के बाद छोड़ देंगे, फलाना छोड़ देंगे, ऑफिस का बहुत प्रेशर है, करियर का बहुत प्रेशर है, ग्रोथ का प्रेशर है, आई हैव टू अर्न, इन्फ्लेशन चल रहा है उसका प्रेशर है, नौकरी बचाने का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक्सक्यूज़ेस बहुत सारे होते हैं। मगर वो जो अब्यूज़ बढ़ता जाता है या उसका इंटेक बढ़ता जाता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो सब्सटेंस किसी भी, अल्कोहल हो सकता है, वो आपका सिगरेट हो सकती है, वो आपका कोई और फॉर्म में हो सकता है। ऐसे में हाउ अ पर्सन शुड टेक दिस, आपने बोला कि नहीं लेना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लेंगे तो इतनी दुकानें कैसे चल रही हैं, इतनी सारी शॉप्स चल रही हैं, इतना बड़ा मार्केट है। सोसाइटी के लिए सोसाइटी का गोल होना चाहिए। सोसाइटी का अगर एक गोल ये होना चाहिए कि क्या ऐसा दिन आ सकता है कि सिगरेट की दुकानें ही ना रहें क्योंकि लोगों को समझ में आ गई है कि लेना ही नहीं है, ये भी तो गोल हो सकता है। अब देखिए ना, वो सिगरेट के डब्बे में वो दिस कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ, जो आपका इमेज अगर उसको कोई ध्यान से देख ले तो शायद ही कोई आपको स्मोक करता हुआ दिखे, लेकिन तब भी बहुत सारे यंगस्टर कि उस समय आप देख रहे हैं और लोगों को ये लेते हुए, उस समय आपके आसपास जो लोग ले रहे हैं उनको उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि हो सकता है कि ये परेशानी आपको ही हो। आपको लगता है कि इतने सारे लोग ले रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी यू, दिस इलनेस कुड बी यू। तो ये इस कारण से होता है। और आप सही कह रहे हैं कि इतने बदलाव आए हैं, WHO की गाइडलाइंस आई हैं, फोटोग्राफ्स लगने शुरू हुए हैं, फिर भी यूसेज हो रहा है। सो मुझे लगता है कि गोल हमारा क्लियर होना चाहिए। गोल ही होना चाहिए कि हमारे लाइफ टाइम में तो खैर क्या बनेगा, बट एक दिन आए कि लोगों को समझ में आ जाए कि वो दिन कब आएगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन। ये तो यूटोपियन थॉट है मतलब। आपने डॉक्टर बोला कि साइकाइट्रिस्ट, कई बार साइकोलॉजिस्ट का भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। अगर मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपसे समझूं कि रोल ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट in a life of a person who is suffering from some mental condition. आप इस तरह से समझिए कि कोई भी बीमारी, कोई भी कंडीशन को बहुत आसान भाषा में समझे तो 2-3 पहलू होते हैं जिस कारण से बीमारी होती है। कोई क्या बायोलॉजिकल, जो शुरू करता है हमारी जेनेटिक्स से भी, और फिर जो हमारे ब्रेन वायरिंग है, केमिकल्स हैं, हमारे जो बाकी और एस्पेक्ट्स हैं, हार्मोनल एस्पेक्ट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बायोलॉजिकल हैं, बायोलॉजिकल जो हमारे कंट्रोल में लार्जली नहीं होते हैं। फिर हमारा एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, हमारी सोच, हमारी पर्सनैलिटी, हम किस तरह से लाइफ को में एंगेज होते हैं, किस तरह से परेशानियों से जूझते हैं, हमारे कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस जिन्होंने हमें शेप किया है। ये हो सकता है एक स्कूल का एपिसोड हो सकता है, कोई बुलिंग हो सकती है, या कुछ और हो सकता है, हमारे लाइफ के उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें जो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। सोशल बीइंग द एनवायरनमेंट, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द जो हमारी एनवायरनमेंट और हमारा इंटरफेस है। तो ये तीनों फैक्टर्स किसी न किसी तरह से होते हैं जब कोई बीमारी आती है, और इन तीनों फैक्टर्स को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। मेंटल इलनेसेस के लिए काफ़ी आसान भाषा में बोलें तो ये बहुत क्लियरली माना जाता है, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स आर इन कंबाइंड ट्रीटमेंट, वेयर द बायोलॉजिकल करेक्शन यानी दवाइयाँ एंड द नॉन बायोलॉजिकल यानी साइकोसोशल इंटरवेंशन, जहाँ दोनों साथ में होते हैं बेस्ड ऑन इलनेसेस। हो सकता है कहीं पे बायोलॉजी की ज़रूरत ना हो, कहीं पे साइकोसोशल की ना हो, वो अलग बात है, पर ज़्यादातर जगह कंबाइंड ट्रीटमेंट का रोल है। तो साइकियाट्री, साइकोलॉजी, दिस इज़ एन इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट। इसमें हम ये सोचें कि यूँ टिक है, यहाँ टिक है, उसके बियॉन्ड हमें समझना ज़रूरी है। और अगर जब मुझे लोग पूछते हैं कि हम किसके पास जाएं, तो मेरा जवाब होता है जिसके पास जाना है जाओ। क्योंकि मान लीजिए आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए तो उनमें उन्हें पता है कि आपको दवा की ज़रूरत होगी या नहीं। वो अपना जो इंटरवेंशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो आपको बोलेंगे कि आप एक ओपिनियन ले आइए कि शायद दवा की ज़रूरत हो या ना हो। और रिवर्स भी है, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो उन्हें पता है कि कब ये होना चाहिए। इसलिए ये डिसीजन
मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसके पास जाना है। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे जो आपको बेस्ट एक्सेस हो, आप अपने हिसाब से जाइए। जैसे आप किसी भी मेडिकल डॉक्टर पे जाते, आप अपने मेडिकल डॉक्टर के पास गए, बुखार था आपको, उन्होंने आपके साथ बात करी, जांच करी, जो भी किया, फिर उन्होंने आपको बोला कि भाई आप एक काम करिए, आप एक गैस्ट्रो के पास चले जाइए या न्यूरो के पास चले जाइए, या इतना हम कर रहे हैं इसके लिए एक और टेस्ट करा लीजिए। तो ये जो पूरा एस्पेक्ट है, एक ही तो बात है। करेक्ट। बहुत ही सिंपल है ये कि अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहे, अगर किसी को लगे कि कोई कंडीशन है या कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पहले मैं इस पे आ जाती हूँ। मेंटल एलिमेंट्स जो होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं? सो इसको कैटेगराइज करिए थोड़ा सा। लेट्स से मूड से बात करते हैं, यानी मन, इमोशंस। अगर आपका मूड लो की तरफ हो रहा है, यानी उदासी ज़्यादा है, या थोड़ा अग्रेसिव इरिटेबिलिटी वाला आ रहा है, मूड में बार बार चेंजेस आ रहे हैं, पर मूड चेंज हुआ है। एक चेंज हुआ थॉट्स में, कुछ थॉट्स आ रहे हैं, बहुत नकारात्मक थॉट्स आ रहे हैं, या कभी कभी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो जिनके पीछे कोई रैशनल नहीं है, पर वो थॉट्स आ रहे हैं। सो थॉट में चेंज आ रहा है। फिर बिहेवियर, कि जो मेरा जो रेगुलर बिहेवियर रहा है इतने समय तक, उसमें बदलाव आ रहा है। सोशल लाइफ में कि आई एम चेंजिंग पीपल आई एम मीटिंग, और आई एम स्टॉपिंग टू मीट पीपल, और मेरे को मैं आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम पीपल। मेरी रिलेशनशिप पे असर आ रहा है, दैट इरिटेबिलिटी आ गई है या विड्रॉन हो गए हैं, जिससे संबंध पे असर आ रहा है। मेरे काम या पढ़ाई बेस्ड ऑन माई एज ग्रुप, केयरलेस मिस्टेक्स हो रही हैं, ह्यूमन एरर ज़्यादा हो रहे हैं, एब्सेंटिज्म हो रहा है, करने का मन नहीं कर रहा, स्कोर्स डाउन हो रहे हैं, परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। या मेरी बॉडीली एस्पेक्ट्स जो हैं कि मेरे को नींद में इशू आ रहा है, वेट चेंजेस हो रहे हैं, एपेटाइट चेंजेस हो रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हताशा सी आ रही है अपने खुद के बारे में, मेरा सेल्फ, मुझे अपने बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे लाइफ के बारे में एक नेगेटिविटी वाली फीलिंग आ रही है जो रह रही है। इस स्पेक्ट्रम जो मैंने आपको बताया, इनमें से कहीं भी अगर कुछ समय तक मुझे लगातार, और एक एग्जाम्पल के लिए 2 हफ्ते मान लेते हैं, सिम्टम्स चल रहे हों ऑलमोस्ट लगातार, जो मेरी लाइफ की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हो। आप 2 हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली, बिकॉज अलग अलग बीमारियों में अलग अलग होता है, बट यहाँ समझने के लिए लेट्स से कि लगातार मुझे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं और वो मेरी लाइफ की क्वालिटी, इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनिंग, मेरी लाइफ की क्वालिटी भी ख़राब कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये एक मानसिक परेशानी हो और मुझे किसी भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से जाके मिलना है। अच्छा, जो आपने बताया ना, अक्सर कि लोगों को लग रहा है कि मूड स्विंग्स हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली मूड स्विंग्स हैं, 2 हफ्ते या महीने भर से हो रहे हैं। मानिए कि ऑफिस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या मानिए रिलेशनशिप में तनाव है, या कोई भी चीज़ें हैं, ऐसे में इंसान ब्रेक लेता है, 10 दिन कहीं घूम करके आता है, एनवायरनमेंट चेंज, मूड चेंज, वापस आता है तो अनरिन्यूड पर्सन, फीलिंग बेटर। क्योंकि ऐसे में लोग बहुत सारे, क्योंकि वी कम फ्रॉम अ लैंड ऑफ सेंस, तो अक्सर लोग आध्यात्म की तरफ झुकाव थोड़ा कर लेते हैं, चैंटिंग की तरफ झुकाव कर लेते हैं। वो सारे भी मेंटल वेलबींग के एक तरीका है जिसको टाइम एंड अगेन प्रमोट किया है अलग अलग धार्मिक संस्थानों ने भी। तो ऐसे में अगर ये करके इंसान कम बैक करता है तो वो नहीं जाता है देखने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट। नहीं, मुझे लगता है कि इसका तभी जाना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक पूरा कंप्लीट एस्पेक्ट नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं, हमारे अपने बारे में हम बात करते हैं और हमें कोई परेशानी हो, तो सिर्फ ये कहना कि एक छुट्टी मात्र ले लेने से या ब्रेक ले लेने से परेशानी सॉल्व हो जाती है, बात ज़रूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पे माने मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो ब्रेक लेने से मेरी मेडिकल प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। और मैं पहले भी यही बात बोली है मैंने कि साइकेट्रिक कंडीशंस नीड टू बी सीन एज मेडिकल कंडीशंस। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम एक अच्छी लाइफस्टाइल करते हैं, हम ब्रेक्स लेते हैं, एंजॉय करते हैं, रोज़ रेगुलर ब्रेक्स लेते हैं, ये नहीं कि 2 साल में एक छुट्टी लें, बट रेगुलर ब्रेक्स लेते हैं, हम अपनी सोशल रिलेशनशिप्स को, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स पे फोकस करते हैं, हम फिज़िकल हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्लीप अवेक पैटर्न पे ध्यान देते हैं, जो हमारी अपना जो हमें पीस मिले, जो आध्यात्मिक एस्पेक्ट से हमें पीस मिले, उसको हम करें, वो ऑल ऑफ दैट इज़ अ गुड थिंग।
योग, मेडिटेशन, गुड थिंग, राइट, लेकिन ये किसी बीमारी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ट्रीटमेंट का, ऐसे बीमारी की ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर जहाँ दवा देनी है वहाँ दवा देनी है, जहाँ काउंसलिंग थेरेपी देनी है वहाँ देनी है, उसके साथ साथ जो हम कर रहे हैं वो भी मायने रखता है। बट ये नहीं है कि ये करें तो ये ना करें, ये करें तो ये ना करें, तो ये थोड़ा इस तरह से समझना ज़रूरी। मतलब सेल्फ डायग्नोसिस खुद करके कि ये बहुत दिनों से एक परसिस्टेंट एक दिक्कत है जिसको मुझे अब जा कर के डॉक्टर को दिखाना पड़े। अच्छा, मुझे डॉक्टर एक चीज़ बताइए कि एक नॉर्मल मूड स्विंग, नॉर्मल एंग्शियस बिहेवियर कि जैसे मानिए कि रिलेशनशिप में कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है तो एंग्जाइटी हो रही है, अभी टेम्प्रेरी वर्कआउट नहीं कर रहा है, हो सकता हो अगले 10 दिन बाद या 15 दिन बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, तो उस ड्यूरेशन का वेट करना चाहिए कि जा करके तुरंत, मतलब हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ फेज है, ये चला जाएगा? अगेन टू थिंग्स, आपको कभी भी लग रहा है कि आपको परेशानी हो रही है और आप डील नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई टाइम जोन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब परेशानी लग रही है तब जाके आप किसी से बात करें। एट द सेम टाइम इसमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेंट आउट होता है। मेरा ऐसा मानना है, आपको किसी भी एक्सपर्ट से जाके मिल लें, मेरा ऐसा मानना है कि एक्सपर्ट चाहे कोई भी हो, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग है, उनको नॉलेज है, उनको ये भी पता है कि कहाँ उनका रोल है, कहाँ उनका नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन अ कंट्री वेयर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ एक्सपर्ट्स, हम उसमें भी ये सोचने लगे कि कौन क्या करेंगे, उसके बदले हम ये समझें कि गो अहेड, हैव कॉन्फिडेंस ऑन द एक्सपर्ट, वो बता देंगे आपको क्या करना है। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन इन स्पेसिफिक एस्पेक्ट के इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनैलिटी को हमें इम्पोर्टेंस देनी है सिम्टम से भी ज़्यादा। सिम्टम ए हो, बी हो, सी हो, उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी कि कुछ सिम्टम्स के कारण मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन जा रही है, डिटेरियोरेट हो रही है। अगर वो हो रही है तो एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। अब उसमें आप वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है, आई मीन यू आर स्ट्रगलिंग फॉर 2 or 3 days एंड यू आर रियली स्ट्रगलिंग, और आपको लग रहा है कि यू नो इट्स हैविंग एन इम्पैक्ट, बात करिए। एंग्जाइटी और डिप्रेशन, दे आर 2 different टर्म्स, तो एंग्जाइटी कैसे समझें और डिप्रेशन कैसे समझें? सो डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर्स 2 अलग किस्म की बीमारियां हैं। सो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें उदासीनता एक मेन एस्पेक्ट है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें एंजाइटी, घबराहट, तनाव, बहुत ज़्यादा वरी होना, ये कोर सिम्टम है। डिप्रेशन में लो मूड, लॉस ऑफ प्लेजर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हताशा, निराशा, नकारात्मकता, इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़ोर से आते हैं और वो आपकी लाइफ पे असर करते हैं। इन एंजाइटी अलग अलग किस्म के एंजाइटी इलनेसेस होते हैं, जैसे पैनिक जिसमें मुझे घबराहट के एपिसोड्स आते हों, सोशल एंजाइटी यानी लोगों के सामने इंटरव्यू सिचुएशंस में बात करने में हेजिटेशन होती है। कुछ लोगों को फोबिया होता है कि किसी चीज़ों से डर लगता है कि जिस कारण से हम कर नहीं पाते हैं। उसी तरह से जनरलाइज यानी कि ऑलमोस्ट रेगुलरली एक वरी रहती है और पूरे समय एक वरी में रहते हैं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब कर रहे हैं। तो हर चीज़ ब्रॉड की डिफरेंस विल बी सैडनेस एंड घबराहट एंड वरी। सो उस तरह से समझेंगे इसको। अच्छा डॉक्टर, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं हम हाईली इमोशनल हैं, हमें छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, हम मूवी देखते हैं हमें रोना आ जाता है, कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स देखते हैं या कुछ ऐसा हो रहा होता है, हम बहुत ही वी पीपल आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हाउ डू वी कैटेगराइज दीज पीपल? हाईली इमोशनल पीपल नहीं, मतलब इमोशनल, हाईली इमोशनल की छोटी छोटी बातों पे उनका, हर एक इंसान की पर्सनालिटी यूनिक होती है। वी आर ऑल यूनिक पीपल। 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते, इस बात को समझे थोड़ा। सो कुछ लोगों में संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, सेंसिटिविटी है, तो वो जो एस्पेक्ट है वो अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तभी होती है अगर वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब करती है। तो अगर आपको इमोशनैलिटी, आप कोई एक सॉन्ग सुन रहे हैं, आपका आंखों में थोड़ा पानी आ गया, या आप कोई एक शो देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत हंसी आ गई, मज़ा आ गया आपको, ये दोनों इमोशनल रिएक्शंस हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनैलिटी जहाँ तक नहीं है वो नॉर्मल हिस्सा है। एक और जो टर्म है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है, शिज़ोफ्रेनिया के बारे में।
ये एक हेलुसिनेशंस कंडीशन है जिसमें हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, और इसके जो सिम्टम्स हैं अभी तक हालांकि कोई क्योर नहीं है नहीं, ये बात सही नहीं है। हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया अप्रॉक्सीमेटली 1% पॉपुलेशन में होता है, एक लॉन्ग टर्म मेंटल इलनेस मानी जाती है। इसका कोई क्योर है डॉक्टर? और हाँ, बिल्कुल क्योर है तो ये इसका? कहना कि स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज नहीं है, बात सही नहीं है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2/3 लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया की जो ट्रीटमेंट लेते हैं उनको नियर टोटल इम्प्रूवमेंट आती है और नॉर्मल ज़िंदगी जी पाते हैं। उसमें जो बचे हैं उनमें से भी आधों का काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आता है। यस, स्मॉलर परसेंटेज को होता है जिसमें क्रॉनिसिटी आ जाती है, जिसमें इम्प्रूवमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर वो परसेंटेज बहुत छोटा है। और इसकी एक और ख़ास बात है, अगर स्किज़ोफ्रेनिया के लिए अर्ली इंटरवेंशन हो जाए, मैं इसी बात पे जितनी जल्दी इंटरवेंशन हो जाए उतना ज़्यादा चांस होता है कंप्लीट रिकवरी का। और आज के ज़माने में अगर इलाज मिल जाता है तो जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होगा ज़्यादातर लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे। बट विदाउट मेडिसिन? देखिए, इस मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलेगी? अगेन ये एक जनरल कमेंट नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि अगर यही सवाल मैं डायबिटीज़ के लिए पूछता कि किसी को डायबिटीज़ हो गया तो क्या आप सारी ज़िंदगी दवा देंगे, ये क्वेश्चन अपने आप में अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि पर्सन की एज, नेचर ऑफ सिम्टम्स, कितनी रिकवरी हो रही है, कितनी दवा आपको देनी पड़ी, उसके बाद क्या हुआ, कितने समय के बाद क्या हुआ, आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन हो सकता है। हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में क्या इलाज करने से नॉर्मल ज़िंदगी हो सकती है या नहीं। यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। मगर लोग ये कहेंगे ना कि ऐसा तो नहीं कि पूरी लाइफ आपको मेडिसिन लेनी पड़े अगर मेडिसिन छूटती है, फिर वही, क्योंकि दिस ऑल। देखिए, मैं पिछले 26-27 साल से थायराइड की दवा खा रहा हूँ, तो as long as it is keeping you healthy, happy and exactly, in your health. मैंने तो कभी नहीं पूछा हमारे जो एंडोक्राइन के मित्र हैं कि भाई कब तक दोगे। ये सवाल साइकियाट्री दवाइयों पे ही क्यों आ रहा है? करेक्ट। क्वेश्चन फिर वही होगा, मैं अगर 25 साल से थायराइड की दवा खा रहा हूँ, क्या उस दवा लेने से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर चल रही है? तो आंसर यस है। अगर मैं दवा नहीं लेता, मिस कर देता हूँ गलती से, तो क्या मुझे परेशानी होती है? आंसर यस है। तो बेटर कीप हैविंग द मेडिसिन एंड लिव योर लाइफ। आंसर ये है कि आपको बेस्ड ऑन द इलनेस जितने लंबे समय तक दवा देनी है, वो कुछ हफ्ते हो सकता है, कई साल हो सकता है, या अलग अलग लोगों पे अलग अलग लागू होगा। इसको हम मिक्स करके जनरलाइज नहीं कर सकते। मतलब ये आपकी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, और डॉक्टर का जो रिकमेंडेशन है, जो रीडिंग्स हैं आपकी हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, वो उस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर, अक्सर ये जो शिज़ोफ्रेनिया है ये लेट एडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक एज ग्रुप होता है जिसमें शिज़ोफ्रेनिया सबसे ज़्यादा पाया गया है। ऑनसेट ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत इस एज ग्रुप में होती है। ऑल्दो चाइल्डहुड ऑनसेट भी देखा गया है, लेट ऑनसेट भी देखा गया, बट ज़्यादातर लोगों को इसमें होता है। ये बात सही है। तो आपने जो सिम्टम्स बोले थे वो भी सही थे कि डिल्यूशन होना। डिल्यूशन माने मुझे ऐसी थॉट आना जो अपने आप में सही ना हो, पर मैं उस थॉट को पूरी तरह से सही मानूँ, और आप उसके कॉन्ट्ररी एविडेंस भी मुझे दो तो भी मैं आपकी बात को नहीं मानूँ। ये डिल्यूशन हो गया। हेलुसिनेशन में मुझे ऐसी चीज़ें जो नहीं है, वो सेंसेशन था, परसेप्शन ऐसा होना कि जो नहीं है फिर भी महसूस होना। सो ये 2 इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। और डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग। सो यानी अगर आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि जब आप मुझसे बात करें, आपने मुझे सवाल कुछ पूछा हो, मैं कुछ और जवाब दे रहा हूँ, या मेरे शब्दों का चयन में प्रॉब्लम आ रही हो, मेरी जो थॉट फॉर्मुलेशन है उसमें एरर आ रही हो, मेरी बातचीत में, हो सकता है मेरी सेल्फ केयर हाइजीन पे असर आ रहा हो, मेरी जो कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियरल पैटर्न है उसमें बहुत आपको चेंजेस नज़र आ रहे हो। ये चीज़ें होती हैं, और स्किज़ोफ्रेनिया के डायग्नोसिस के लिए 6 महीने तक सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं, तब हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। अच्छा, और आपने बोला कि जितना जल्दी ये सिम्टम्स लेकर के कोई आपके पास पेशेंट पहुंचता है, उतना हाथ में केस होता है कि आप उतनी जल्दी उसको कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन गिव्स गुड रिजल्ट्स, एंड almost nearly 2/3 of patients who receive adequate treatment lead a normal life. अच्छा, बॉलीवुड ने एक रोल प्ले किया है, खासकर शिज़ोफ्रेनिया पर जब बात हुई है, लोगों को
इतना ज़्यादा खुल करके बात लोगों को पता भी नहीं था। जैसे कि आई नो आई वॉज इन स्कूल जब मैं इस टर्म से इंट्रोड्यूस हुई थी, थैंक्स टू अगेन द फिल्म इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड, जिसने ये शिज़ोफ्रेनिया का टर्म लेकर के आए। और अगेन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज़ फिल्म इंडस्ट्री के, जिनको इस कंडीशन से बोला गया था, हम लोगों के सामने जो बात आई है आम पब्लिक के सामने कि ये कंडीशन से सफ़र कर रहे थे, इनमें से काफ़ी लोग थे जिनका रिकवरी नहीं हुई थी, जिन पर फिल्म भी बनी, कुछ एक्ट्रेस थी। मुझे पता है क्या लगता है, इसको 2-3 एंगल से देखें। पहली बात, कोई भी बीमारी एक पॉपुलेशन यानी सब में होती है। अगर माने कोई बीमारी हर 100 में से 1 पर्सन में होती है, अब वो 100 पीपल कोई भी हो सकते हैं, किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। हम नोटिस किसी को ज़्यादा करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी और की बीमारी से अलग होता है। दूसरी बात, एक टाइम फ्रेम समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि 1930-1940 में अगर जब बीमारी की पहचान हुई, तब तो इलाज ही नहीं था। मगर उससे पहले भी होती होगी। करेक्ट, बट तब इलाज नहीं था। जो बीमारियों का समझना शुरू हुई, जो दवाइयाँ आई 1950 के दशक में, थोड़ी दवाइयाँ आनी शुरू हुई। और जैसे जैसे साइंस बढ़ते जा रहा है, न्यूअर मेडिकेशंस, न्यूअर टेक्निक्स, न्यूअर बायोलॉजिकल इंटरवेंशंस, न्यूअर साइकोसोशल इंटरवेंशन, सारा कुछ आ रहा है। वो बदलाव आते जा रहा है। तो अगर हम ये देखें कि 25-30 साल पहले क्या हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि अभी भी होगा। इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स के पहले ठीक नहीं हो पाते थे उतने, पर अब हमें पता है कि इन्फेक्शन आता है तो एंटीबायोटिक आती है, अवेलेबल है। तो फिर तो हम ये नहीं कर सकते कि हम हिस्टोरिकली कोई चीज़ को पिक कर लें, एंड समटाइम्स 20 ईयर्स इज हिस्टोरिकल। सो उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना ज़रूरी है। रीज़न क्या है शिज़ोफ्रेनिया का? मेजर रीज़न ये जेनेटिक है, बायोसाइकोसोशल, जैसे मैंने आपको बताया, ये समझना ज़रूरी है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स स्किज़ोफ्रेनिया में प्रोमिनेंटली माने जाते हैं, जिसके अंदर कुछ हमारे केमिकल्स में बदलाव आता है। जिस केमिकल का सबसे ज़्यादा जिक्र है वो डोपामीन है, कि मतलब मेरे अंदर से डोपामीन बढ़ गया, डोपामीन ने मुझे ये एक्सपीरियंसेस दिए जिसकी हमने भी बात करी, हेलुसिनेशन, डेल्यूशन। ठीक है, तो मुझे ऐसी दवा की ज़रूरत है जो मेरा डोपामीन कम करे। ठीक है, ये बहुत एक आसान तरीका है समझने का। हाँ, डोपामीन मेरा क्यों बढ़ा, उसमें हो सकता है मल्टीपल फैक्टर्स हों, कुछ हमें पता है, कुछ हमें नहीं पता है, ये भी एक रियलिटी है। अच्छा, कुछ अभी भी नहीं पता है रीज़न? साइंस है, तो मतलब जब कोविड आया था तो ये तो नहीं था कि हमको इमीडिएटली पता चला, वैक्सीन आने में समय लगा। अभी हम और समझ रहे हैं वैक्सीन के बारे में, अभी और समझ रहे हैं चीज़ों के बारे में। ये साइंस है, साइंस इवॉल्व करता है, और हमें ये ओपननेस रखनी ज़रूरी है कि हो सकता है कि जो हम आज कह रहे हैं, आज से 20-30 साल बाद लोग बोलें कि ये भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था, उसमें और एवोल्यूशन हुआ, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। और आई थिंक कोई भी ऐसा मेडिकल कंडीशन अगर होती है, चाहे फिर वो आपका डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे आपका लिवर का कुछ प्रॉब्लम हो, किडनी इश्यूज़ हो, तो मुझे लगता है साइंस इज़ ऑल अबाउट एवोल्यूशन, और वो इवॉल्व होती रहती है। तो आई एम वेरी श्योर कि जिस तरह से शिज़ोफ्रेनिया को लेकर के चीज़ें हो रही हैं, मगर अगेन क्या जेनेटिक्स का इसमें रोल रहता है? नहीं, जेनेटिक्स का हमारी हर पहलू पे असर है। जैसे कि अगर किसी के फादर या मदर को तो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चों को होगा ही होगा, उनके बच्चों को हो, ये भी मतलब नहीं है। जेनेटिक्स का यहाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जेनेटिक्स का ये मतलब नहीं है कि ए को है तो एक ही जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को आते ही जाएगा। उसका ये मतलब है कि अगर 100 लोग जिनको हम लें जिनकी फैमिली में नहीं है, वीज़ा भी 100 लोग लें जिनको है, तो इनके मुकाबले इनमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, दैट्स अबाउट इट। क्योंकि जब हम इसको इस तरह से गिन लेते हैं तो फिर हम डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाते हैं, फिर हमें लगता है कि भाई तुम्हें फला बीमारी है तो अब तुम्हारे बच्चों को भी यही होगी, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि इससे स्टिग्मा बढ़ता है। राइट। एक टर्म है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि कॉमन टर्म है जो मेंटल कंडीशन बच्चों में, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? अटेंशन डेफिसिट यानी अटेंशन की डेफिसिट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो गई, तो मेरा ध्यान एक जगह नहीं टिक रहा, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी मेरे से इनकम्प्लीट छूट रहा है, कभी मैं डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ, कभी, सो ये अटेंशन डेफिसिट हो गया। हाइपर एक्टिव साइड में आई कांट सिट एट वन प्लेस, I'm running around a lot more, I'm a bit impulsive,
सो आई मे नॉट वेट फॉर माई टर्न, आई मे ब्लड थिंग्स. बट इन कारणों से ADHD के सिम्टम्स के कारण जो मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो मेरी एकेडमिक लाइफ पे सिग्निफिकेंट असर करते हैं. मेरी परफॉर्मेंस डाउन होती है. कितना होता है इसमें? इट कैन स्टार्ट अर्ली चाइल्डहुड ऑल्सो. अडल्ट ADHD भी है. सो इसको सिर्फ चाइल्डहुड बीमारी अब ना माना जाए क्योंकि अडल्ट ADHD भी है. सो इसमें क्या होगा, एकेडमिक प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आएंगी, सेल्फ एस्टीम रिलेटेड इश्यूज आएंगे, डिसरप्टिव इट हैज़ अ डिसरप्टिव इम्पैक्ट ऑन लाइफ. सो इसलिए अगर हम इंटरवेंशन समय अनुसार दें, स्कूल भी सपोर्ट करे, पेरेंट्स भी समझें, जहाँ मेडिकेशन की ज़रूरत है बेस्ड ऑन एज वहाँ मेडिकेशन हो, जहाँ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है वहाँ पे हो, जहाँ पे और इंटरवेंशंस करने हैं बेस्ड ऑन क्या डेफिसिट आ रही है तो वो उस तरह से हो, जो साइको सोशल इंटरवेंशंस हो उस तरह से देखा जाए. आपको लगता है कि इस तरह से स्कूल के करिकुलम में एक टाइम टू टाइम, जैसे आपने बोला ऐसे प्रोग्राम्स कॉर्पोरेट में होने चाहिए, ऑफिसेज में होने चाहिए, ऐसे साइकोलॉजिकल जो इंटरवेंशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं मेंटल वेलबींग के, स्कूल्स में भी, स्कूल के सिलेबस में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्कूलों में मेंटल हेल्थ करिकुलम होना चाहिए. टीचर शुड बी ट्रेन इन मेंटल हेल्थ करिकुलम. फिर कई साल पहले हमने मेंटल हेल्थ करिकुलम में लिखा भी हुआ है कि स्कूलों ने उसको नहीं, स्टूडेंट्स के लिए ऐसे अगर ADHD क्या नहीं. सो ये वो डायग्नोस्टिक्स की बात आ रही है. मुझे लगता है कि उससे हमें 2 कदम पीछे जाना ज़्यादा ज़रूरी है पहले, विच मीन्स मेंटल हेल्थ करिकुलम होना चाहिए जो पहले जिससे टीचर्स को पता हो मेंटल हेल्थ करिकुलम, जिसको वो बच्चों को भी ट्रेन कर सकें, और ये थ्रू आउट स्कूल एजुकेशन होना चाहिए. मुझे लगता है उसी तरह से जब हम कॉलेजेस की बात करें तो मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम्स इन कॉलेजेस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम स्कूलों और कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो कॉलेजों को बहुत बार हम भूल से जाते हैं. वर्क प्लेसेस में वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स होने चाहिए. ईजी एक्सेस टू मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन, अवेयरनेस, एक्सेस, दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं. और वो टिक इन द बॉक्स नहीं हो सकता कि आपने कोई एक प्रोग्राम रख दिया, उसमें ना यूटिलाइजेशन है ना उसमें सपोर्ट है, वो टिक इन द बॉक्स नहीं हो सकता. इंटरवेंशन लेवल पर होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, विच मीन्स फ्रॉम awareness and identification to treatment. Treatment should include the psychological, the psychiatric and whatever else is required. तो वो complete होना चाहिए, तभी जाके कहीं हमारे और बदलाव आएंगे. डॉक्टर, आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ ने बाहर आ कर के, नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड वाइड, जिस तरह से सेलेब्स ने आ कर के अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात की है, रिकवरी के बारे में बात की है, एक सोशल स्टिग्मा ब्रेक हुआ है सोसाइटी का? मुझे लगता है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. जितने लोगों ने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी है और जागरूकता फैलाई है, मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों पे उसका बहुत पॉजिटिव असर होगा. पर मुझे ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत रेगुलरली इस पर बात करने की ज़रूरत है. हमें कुछ शख्सियतें इसलिए याद रहती हैं क्योंकि कुछ ही हैं. अगर ये कॉन्वर्जेसन हमारा और रेगुलर हो कि लोग और समझ पाएँ, तो जब कोई आके बोलते हैं कि हमने थेरेपी लिया, क्योंकि इतने लोग सुन रहे हैं उनकी बात, तो उनको लगता है कि उन्होंने लिया, चलो हम भी ले सकते हैं. करेक्ट. ठीक है. और हमें उसके बारे में गिल्ट या शेम की ज़रूरत नहीं है, छुप की ज़रूरत नहीं है. हम बात कर सकते हैं, छुपा के पता ना चले, जैसे हम आराम से बात कर सकते हैं. उसी तरह से अगर आपको पता चला, किसी ने बोला हमने दवा लिया, मैं उससे फ़ायदा हुआ, तो आपको लगा रहे इन्होंने लेके इतना सक्सेस है, ये भी बात काम कर रहे हैं, देन वाई नॉट. तो ये छोटी छोटी एस्पेक्ट्स हैं, बट मुझे लगता है कि ये कॉन्वर्जेसन चलती रहनी ज़रूरी है. हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता को लेके. वो जो मंथन है जागरण का, वो मंथन अभी समाज का होना बहुत ज़रूरी है, तब कहीं जाके जागरण सही माने में होगा, नहीं तो ये नहीं होने वाला है. अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि एज अ डॉक्टर आपके पास इतने सारे केसेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आई मीन डे टू डे लाइफ में, एंड इट लाइक एवरी स्टोरी, क्योंकि दिस इज़ द नेगेटिव पार्ट कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दिस इज़ द डिप्रेशन सिम्टम्स, या मेरे एंग्जाइटी सिम्टम्स हैं, या आई एम नॉट रिकवरिंग, आई नीड मेडिसिन. हाउ डू यू मेंटेन योर सैनिटी? नहीं, मुझे लगता है कि इसका सवाल के 2 आंसर है ना. पहला आंसर ये है कि हर एक इंसान का हम सब का एक प्रोफेशन है, हम सब का एक स्किल जो ओवर द टाइम डेवलप है. सो आप जर्नलिस्ट हैं, आप ब्रेकिंग न्यूज़ भी करते हैं, आप पे टारगेट्स प्रेशर्स भी होते हैं, आपने लोगों से बात करनी है, आपने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट लेना है. सो जो मीडिया के
मित्र आके बात करते हैं अपने खुद के बारे में भी, तो वो भी तो बताते हैं उनमें कितने प्रेशर है। ये आपको हर जगह मिलेगा। यू कुड हैव बीन अ पॉलिटिशियन, यू कुड हैव बीन अ स्पोर्ट्स एथलीट, यू कुड हैव बीन a working individual, you could have been from any socio-economic strata. So हम सबकी अपनी अपनी nuances हैं, हमारे काम की ऑक्यूपेशन की nuances होती हैं, तो वो आपकी अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपको पता है कि आपको वो कैसे करना है। पर जो इसका एक दूसरा आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पहलू है ना देखने के। एक पहलू है कि आपके पास आके लोग परेशानियां बता रहे हैं तो आप परेशान नहीं होते, पर दूसरा पहलू भी तो है कि कितने सारे लोगों की परेशानियां ठीक हो जाती हैं। तो वो जो पॉजिटिविटी है उसकी बात करें ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का हमारा वातावरण है हमारे आसपास, जहाँ हम नेगेटिविटी, ट्रोलिंग, अब्यूजिव लैंग्वेज, मीननेस, क्रिटिसिज्म, शेमिंग, इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव मीम बनाना बहुत आसान है, ठीक है, अब्यूजिव लैंग्वेज वाला मीम बनाना बहुत आसान है, पॉजिटिव वाला बना के हंसाइए किसी को, पॉजिटिविटी शेयर करिए। तो ये हमारे ऊपर है, हमारी चॉइस है कि ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ से मैं पॉजिटिव चीज़ें उठाऊँ या मैं नेगेटिव उठाऊँ। मुझे एक बहुत अच्छा सा एक वीडियो याद आया है। एक बड़ा ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें दिखाया था कि एक पर्सन है, वो अपने घर से निकलता है, वो रास्ते में जिन जिन लोगों से मिलता है, किसी के साथ हैंडशेक करता है, किसी को गले लगाता है, किसी की कोई प्रॉब्लम सुनता है। धीरे धीरे, बहुत छोटा सा ये वीडियो था, फिर धीरे से, और वो पूरा जितने लोगों से मिलता है वो धीरे धीरे उसकी जो वेकेंट या जो एम्प्टी उसका ऑरा था वो ब्लैक होने लगता है, और वो जब तक घर वापस जाता है तब तक वो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो घर जाता है, उसका पेट है, वो अपने पेट को हक करता है और उसकी सारी नेगेटिविटी निकल जाती है, एंड दैट पर्सन इज़ अगेन अ पॉजिटिव पर्सन। तो आई थिंक कि दिस इज़ हाउ, व्हेन यू टोल्ड मी ना कि आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करिए कि हम वी ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी, तो मुझे लगता है योर ऑरा इज़ जस्ट लाइक दैट इंडिविजुअल। क्योंकि लोग तो आपके पास, बीइंग अ डॉक्टर, पीपल विल कम टू यू, पीपल लाइक any one of us, of course you are there for us, लेकिन आपके लिए कौन है, this is something which I wanted to decode from you. नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप यू लर्न फ्रॉम लाइफ, मतलब उसका ना और कोई तरीका नहीं है। आप ज़िंदगी में आप निरंतर बदलाव अगर नहीं करेंगे तो आप अटक से जाएंगे लाइफ में। तो आपको ये पता होना चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए कि आपको किस समय स्विच ऑफ करने की ज़रूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब छोटा ब्रेक, लंबा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि जीवन में बैलेंस लाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एक लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी मेंटेन करनी है और आपको अपना हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मेंटेन करना है, तो आपको उसके लिए भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। और अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप बेझिझक बात करेंगे। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स जिनसे आप बात करेंगे, आप जो आपके टीचर्स हैं, गाइड्स हैं, उनसे आप बात करेंगे। आप कॉन्स्टेंटली अपडेट करेंगे नॉलेज को, जिससे आपका जो स्किल है वो चले। साथ में आप बैलेंस करें। सो अगर मैं अपनी बात करूं, देन रीडिंग, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, प्लांट्स, ये मैं अपनी दिनचर्या में किसी ना किसी तरह से फिट कर लेता हूँ। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं शाम को फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। डिजिटल डिटॉक्स इज़ वेरी मैं शाम को फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगले दिन दुनिया वहीं होगी जहाँ मैंने छोड़ी थी, और ये फोमो जैसी चीज़ मुझे होती नहीं है। सो अगर आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो स्विच ऑफ करने की आदत करिए, और फोमो कुछ होता ही नहीं है, समझ लीजिए। क्या 4 नोटिफिकेशन चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ऐसे जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं और वो ये हमारा कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, उनको एक पीस ऑफ एडवाइस आप क्या देंगे? देखिए, अभी मैंने ना कुछ समय पहले किताब लिखी थी, चैम्पियन विद इन। ये रही चैम्पियन विद इन। सो इसका जो ख्याल आया था वो इस तरह से आया था कि पेरिस ओलंपिक्स में मेरी कॉलीग दिव्या जैन, जो देश की बहुत जानी मानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, हम दोनों टीम के साथ गए थे। और ये वैसे पहली बार हुआ था कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स एज अ पार्ट ऑफ द मेडिकल टीम। और ये बदलाव है, ये बदलाव है कि जब हमें समझ में आया कि अगर मेडिकल टीम जा रही है तो मेडिकल टीम में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स क्यों नहीं है, ये बदलाव है। तो हमें जो ख्याल है वो ये है कि दुनिया भर के एथलीट्स आते हैं, और आप नोटिस करेंगे कि जो एथलीट्स लंबे समय तक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनमें ख़ास बात क्या है? स्किल्स तो हैं ही,
खास बात यह है कि उनकी जो मेंटल एस्पेक्ट है, उसकी जो ट्रेनिंग है, जो उनकी लर्निंग है, जो उनका बैलेंस है, वो बहुत अच्छा है। सो हमने सोचा कि चैम्पियन विद इन, ये थोड़ी ना है कि आपको ओलंपिक में गोल्ड जीतोगे तभी चैम्पियन हो आप। हम सब लोग, आप सब लोग जो युवा हैं, आप 10th पास किए, 11th करके 12th आए, 12th कॉलेज गए, कॉलेज के बाद आगे गए, ये हर एक स्टेप जो आप आगे ले रहे हैं अपने जीवन का माइलस्टोन, वो आपकी चैम्पियन है। वो भी तो चैम्पियन हुआ। चैम्पियन यही थोड़ी ना आपको पोडियम पे लेके मेडल लेना है। तो वो बनने के लिए क्या करना है आपने? वो बनने के लिए ये करना है कि आप इस बात को माने कि आपके अंदर एक चैम्पियन है। आप माने इस बात को कि आप में एक यूनिकनेस है जो है, क्योंकि कोई दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। देयर इज़ अ यूनिकनेस। तो आपने कंपैरिजन नहीं करना है, उसने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं, नहीं करना है। किसको लाइक आए ज़्यादा, किसको नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसके नंबर्स फॉलोअप क्या है क्या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डीप डाउन जो चीज़ मायने रखती है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स रखिए, और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स मिलने से होती है, टैक्स पे नहीं होगी। और मीनिंगफुल रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जो बात लोग बोलते रहेंगे उसको छोड़िए। आप फिज़िकल हेल्थ की बड़ी वैल्यू है। आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका रूटीन, स्पोर्ट्स खेलिए, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बात को समझिए कि कभी भी बात करने से हिचकिचाहट नहीं करनी है। मैं कई सालों से कहते आया हूँ, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। बात करो, बेझिझक बात करो, बेवजह बात करो, जिससे बात करनी है बात करो, बस बात करो, अपने अंदर मत रखो। लेकिन जब आपसे कोई बात कर रहा हो तो अनम्यूट योर कंपैशन ऑल्सो। अब बात पॉजिटिवली सुनिए, नकारात्मक मत होइए, क्रिटिसाइज़ मत करिए, ब्लेम मत करिए, किसी को नीचा मत दिखाइए कि तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में वो कमी है। हमें ना इस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। और बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो आसपास का वातावरण है उसको पॉजिटिव रखना वो हमारे कंट्रोल में है। सवाल आपने पूछना है कि क्या आपने एक नेगेटिव मैसेज डालना है या पॉजिटिव डालना है। 50 बार सोचिए अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में, क्योंकि आपका वो कितने लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, कितने लोगों को लगेगा। और ये सोचिए कि उसके बदले अगर एक चीज़ पॉजिटिव लिखी जाए तो शायद हमारा वातावरण बेटर हो सकता है। और ये सबको समझना ज़रूरी है। ये आपने मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट दी है, लेकिन अगेन दिस इज़ ऑल अबाउट मैच्योरिटी। लोग किस तरीके से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है टू स्प्रेड अवेयरनेस, मुझे लगता है वो काम अपना हमें पूरी सिंसेरिटी के साथ करना चाहिए। एज अ मीडिया पर्सन में, एज अ डॉक्टर आप तो कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर पारेख। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हमेशा होते हैं जो अनआंसर्ड रह जाते हैं। आई एम श्योर इस एपिसोड में भी रह गए होंगे, वो क्वेरीज आएंगी। आई एम श्योर फिर से आपको इनवाइट करेंगे इस बार, मगर मैं आपसे प्रॉमिस लूँगी कि इस बार आप थोड़ा जल्दी आइएगा। इट हैज़ बिन अ लॉट ऑफ गैप, बट थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि थोड़े समय में मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है और आपने इतना ग्रेसफुली मेरे सारे क्वेश्चंस आंसर किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ़िलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।